मतलब चुनाव से संबंधी ही जानकारी है और इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, सबसे पहले जो वोटर लिस्ट के बारे में भारत निर्वाचन आयोग पहले 1 जनवरी की स्थिति में वोटर लिस्ट तैयार करता था और उसके पश्चात जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते थे उसको अद्यतन किया जाता था। वो सूची हमारी बेस सूची होती थी, लेकिन इस बीच निर्वाचन आयोग के द्वारा ही साल में 4 बार जो 18 साल की उम्र जिनकी होती है 1 जनवरी की स्थिति में, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की स्थिति में उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है लगभग 2-3 वर्ष पूर्व। और इसके कारण हमारी जो वोटर लिस्ट जो अपडेट करनी थी वो भी हमने उसी के अनुरूप अपडेट की है। दूसरा संशोधन जो हुआ है राज्य शासन ने अधिनियम के माध्यम से किया है वो है कि महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन डायरेक्ट होगा। पिछली बार वो इनडायरेक्ट हुआ था। तीसरा संशोधन किया गया है वो नगरीय निकाय के बारे में ही है कि जो चुनाव होगा वो बैलेट बॉक्स के बदले ईवीएम मशीन के द्वारा कराया जाएगा। ये निर्णय कुछ समय पहले लिया गया है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के द्वारा कलेक्टरों को अभी जिला निर्वाचन अधिकारी का ही कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले वो रिटर्निंग ऑफिसर का भी काम करते थे, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर हमारे पास पर्याप्त हैं ताकि कलेक्टर मतलब और बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग कर सकें, इसलिए उनको सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी का काम सौंपा गया है। और जैसा मैंने बताया, महापौर और अध्यक्ष के लिए जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो तय की गई है राज्य शासन के द्वारा। पार्षदों के लिए कोई व्यय सीमा नहीं है और वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों की जो निकाय हैं उसके लिए कोई खर्च करने की सीमा नहीं निर्धारित की गई है। निर्वाचन क्षेत्र के बारे में ये एट अ ग्लांस आप लोगों के सामने हैं। कुल जो 1073 हमारी निकाय हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, उसमें सब मिलाकर जिनमें चुनाव होना है 3201 वार्ड में चुनाव होना है। और भिलाई, चरौदा, रिसाली और नगर पंचायत कोंटा, इसके कुल 5 वार्डों में उप निर्वाचन होना है। त्रिस्तरीय पंचायत आप देखेंगे, टोटल जो ज़िला पंचायत मेंबर, जनपद पंचायत मेंबर, सरपंच और पंच सब मिलाकर 1,75,258 जो पद हैं जिसमें कि अभी चुनाव होगा। अगला मैं आरक्षण के बारे में एक नज़र आप लोगों को ये जानकारी बताना चाहूँगा। आरक्षण की कार्रवाई जो होती है वो नगरीय निकाय का जो अधिनियम है उस विभाग का, और वैसे ही पंचायतों से संबंधित जो पंचायत अधिनियम है, आरक्षण का प्रावधान उसमें किया जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का आरक्षण उस अधिनियम में प्रावधान इस बार जो किया गया है उसके हिसाब से ही राज्य स्तर पे संचालक नगरीय प्रशासन और संचालक पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण की कार्रवाई की गई है। तो आरक्षण की संख्या यहाँ आपके सामने है और प्रेस नोट में भी ये जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट, वोटर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। 1 जनवरी जो पिछला आम निर्वाचन हुआ था उसमें नगरीय क्षेत्रों में कुल 39,81,827 मतदाता थे। और अभी जैसा मैंने बताया कि हमने पहले 1 जनवरी 2024 की स्थिति में जो भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट है जिसमें कि 42,78,735 थे, उसको अद्यतन करने के बाद 1 जनवरी 25 की स्थिति में 44,74,259 वोटर्स अर्बन नगरीय निकायों, नगरीय क्षेत्रों में हैं। ये लगभग 12% ज़्यादा है 2019 की तुलना में। ग्रामीण क्षेत्रों की जहाँ तक हम बात करें तो कुल मिलाकर 1,58,12,580 वोटर्स हैं। पिछले जो आम चुनाव हुए थे उसमें 1,42,47,498 वोटर्स थे और लगभग 11% की वृद्धि वोटर्स में हुई है।
अगला स्लाइड, मतदान केंद्र। टोटल जो अभी हमारा जो प्लान है चुनाव का, उसके हिसाब से 37,033 कुल मतदान केंद्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर होंगे, जिसमें से 8,659 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, 2,293 अति संवेदनशील हैं और 1,406 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे कि मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पुलिस के माध्यम से की जाएगी। इलेक्शन में जो मानव संसाधन जिसकी ड्यूटी लगेगी, तो 37,033 मतदान केंद्रों में लगभग 1,69,173 जो हैं मतदान कर्मी वो ड्यूटी में रहेंगे। 17,917 कर्मी रिजर्व में रखे जाएंगे। ईवीएम के माध्यम से चुनाव करने का जो निर्णय लिया गया है, तो उसके अनुसार फिर हमने ईवीएम की व्यवस्था भी की है। छत्तीसगढ़ राज्य में पिछली बार 2014-15 के समय जो चुनाव हुए थे वो ईवीएम के माध्यम से हुए थे। तो उन मशीनों की जो ECIL कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके माध्यम से इन मशीनों की जांच कराई गई है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी कुछ ईवीएम बुलाए गए हैं। कुल मिलाकर हमारे पास 12,510 कंट्रोल यूनिट हैं और उसमें लगाने के लिए 22,651 बैलेट यूनिट हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत के चुनाव होंगे वो मतपेटी के माध्यम से होंगे और हर मतदान केंद्र में एक बड़ी मतपेटी और एक छोटी मतपेटी दी जाती है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में ये मतपेटियाँ उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो कि नगरीय क्षेत्रों के अध्यक्ष और मेयर के लिए जो निर्धारित किया गया है, उनको किस प्रारूप में ये अपना व्यय मेंटेन करना है वो निर्धारित किया गया है और समय समय पर कौन है सक्षम अधिकारी जिनको उनको अपनी ये जानकारी देना है, वो सब निर्देश के माध्यम से उसमें आदेश जारी किए गए हैं। व्यय सीमा का एक संक्षेप में उल्लेख, नगर निगम में 2011 की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से जो 5 लाख से अधिक आबादी वाली नगर निगम है, उसमें अधिकतम 25 लाख की सीमा है मेयर के लिए और 3 लाख से 5 लाख की जो आबादी है उसके लिए 20 लाख और 3 लाख से कम के लिए 15 लाख का एक्सपेंडिचर लिमिट है। नगर पालिका परिषद तो उसमें 10 लाख और 8 लाख की सीमा निर्धारित है और नगर पंचायत में 6 लाख की सीमा निर्धारित है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग के लिए हमने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। उसके अलावा ऑडिटर्स की नियुक्ति की गई है और निगरानी दल भी बनाया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधी रेगुलेशन का जो नियम है और उसके हिसाब से MCMC जिसको बोलते हैं वो आदेश जारी किया गया है। और जैसा आप सभी को मालूम है कि जैसे ही ये घोषणा चुनाव की होती है, आचार संहिता उसके तुरंत बाद लग जाती है और आचार संहिता का उल्लंघन जिलों में नहीं हो, इसको देखने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए जिलों में MCC टीम भी गठित करने का आदेश जारी किया गया है। ये कुछ और जो मैंने बताया कि वोटर से संबंधी जो सुविधाएं के बारे में जो निर्देश दिए गए हैं, सबसे पहला तो ये है कि वोटर को अपना आइडेंटिफिकेशन मतदान केंद्र में देना पड़ेगा ताकि कोई फर्जी मतदान ना हो सके। तो उसके लिए 18 अलग अलग पहचान पत्र हैं जिसमें से कोई भी पहचान पत्र का उपयोग करके मतदाता मतदान कर सकता है। नगरीय क्षेत्रों में ये प्रावधान भी है कि यदि कोई वोटर किसी को भी वोट नहीं देना चाहता तो नोटा का भी ऑप्शन उसके पास उपलब्ध रहेगा। बाकी मतदाताओं की सुविधा के लिए रैंप और ग्राउंड फ्लोर में ही मतदान केंद्र हो,
शेड हो, छाया की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, दिव्यांगजनों के और जो छोटे बच्चों के साथ जो महिलाएं आती हैं उन सबको प्राथमिकता देने के निर्देश जैसा कि आम चुनाव में होते हैं वो निर्देश इसमें भी लागू होंगे। और इलेक्शन से संबंधी जो भी हैंडबुक, मार्गदर्शिका और निर्देश समय समय पर जारी होते हैं वो हमारे आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। वोटर अधिक से अधिक लोग जागरूक रहें और अपना नाम इसमें मतदाता सूची में जोड़ें और अधिक से अधिक संख्या में फिर वो वोटिंग में भाग लें। इसके लिए आयोग के द्वारा पिछले कुछ महीनों से वोटर जागरूकता अभियान, जिसको जाबो नाम दिया गया था, तो वो चलाया गया है और इसी का एक परिणाम है कि बड़ी संख्या में वोटर्स अपने नाम जो भी पात्र हैं उनको वे जोड़े गए हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें जो थी, मैंने सोचा कि इलेक्शन से संबंधी जानकारी में ये भी देना ज़रूरी है। और अब आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन शेड्यूल, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, नगरीय निकायों का चुनाव पूरे प्रदेश की जितनी भी नगरीय निकाय हैं वो पूरा एक चरण में किया जाएगा और जो ग्रामीण क्षेत्रों की निकाय हैं उसको 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा। और जो तिथियां निर्धारित की गई हैं उसके अनुसार हमने जो बोर्ड के एग्ज़ाम जो मार्च में होंगे उसके पहले इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। इस हिसाब से कार्यक्रम बनाया गया है। नेक्स्ट, ये इलेक्शन प्रोग्राम है। आप देखेंगे कि नगरीय निकायों के लिए जो है आज 20 तारीख है और 22 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू होगी। जिला स्तर पे जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सूचना का प्रकाशन जारी किया जाएगा और उसी दिन से ही नॉमिनेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो शहरी क्षेत्रों में 22 से शुरू होगी और नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जनवरी होगी और उसके बाद जहां पर मतदान की आवश्यकता होगी वहां 11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में मतदान होगा। और क्या हो गया स्लाइड, 15 फरवरी को वहां पर मतगणना शहरी क्षेत्रों की जाएगी। 22 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा, 22 से अंतिम तारीख रहेगी 28 तक नॉमिनेशन फॉर्म लेने की। उसकी स्क्रूटिनी होगी 29 जनवरी को और उसके बाद यदि कोई नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है तो 31 जनवरी तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है। मतदान जो होगा वो 11 फरवरी को होगा शहरी क्षेत्रों में और मतगणना होगी 15 फरवरी को। पंचायत क्षेत्रों में 3 चरण में होगा जिलों में और 27 जनवरी से नॉमिनेशन प्रारंभ होगा और 3 फरवरी तक अंतिम तारीख रहेगी नॉमिनेशन की। 4 फरवरी को उनकी स्क्रूटिनी होगी। 6 फरवरी अंतिम डेट होगी यदि वो कोई नॉमिनेशन वापस लेना चाहे। जो मतदान 3 चरणों में होगा पंचायतों में, 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, ये इन 3 तिथियों में 3 चरणों में मतदान होगा। और मतगणना ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जो होता है काउंटिंग वो मतदान केंद्र पर होगा और उसके बाद फिर उसकी टेबुलेशन जो ब्लॉक हेडक्वार्टर में होगा। तो मतदान केंद्र में मतगणना होगी वो 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, मतलब जिस दिन मतदान होगा उसी दिन मतगणना वहाँ पर हो जाएगी। लेकिन उसका टेबुलेशन 18, 21 और 24 फरवरी को किया जाएगा और उसके बाद फिर जो अप्रत्यक्ष चुनाव हैं वो उसके बाद फिर आगे होगा। कब सर टेबुलेशन फिर से इस बार रिपीट कीजिए? ये शेड्यूल आप लोगों को वैसे मिलेगा। टेबुलेशन होगा 18, 21 और 24 फरवरी को। तो ये शेड्यूल है। नहीं, टेबुलेशन के अलावा उसमें जैसे कि अप्रत्यक्ष
होना है। जो ये तो प्रत्यक्ष जो चुनाव होगा उसका वो होगा, उसके बाद जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा तो वो उनकी प्रथम सम्मेलन की तारीख डिक्लेयर होती है, उसमें फिर चुनाव होता है। सर, आचार संहिता कब तक प्रभावी